इस बार के अगर हम यूनियन बजट को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कई सेक्टर पर फोकस किया गया है, चाहे एग्रीकल्चर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फिर मिडिल क्लास हो। मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है उसे बढ़ाई गई, सो दैट मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा रहे, वो पैसा मिडिल क्लास खर्चा करे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुल मिलाकर जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ आएगा। अब अगर हम भारत के मिडिल क्लास को समझेंगे तो मिडिल क्लास का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी था, आने वाले समय भी होने वाला है, अगर भारत को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। लेकिन इसमें भी राइज देखा जा रहा है मिडिल क्लास 2.0 का। अगर हम 1947 से लेकर 1991 तक देखें तो भारत के जो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज थे उसमें जो मिडिल क्लास तैयार हुआ था उसे मिडिल क्लास 1.0 बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो मिडिल क्लास था वो मेजॉरिटी आपका एम्प्लॉयड था पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, भारत की जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो ओपन हुई, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो ग्रो होना शुरू हुआ, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि एक नया मिडिल क्लास राइज हो रहा है, दैट इज मिडिल क्लास 2.0, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे एम्प्लॉयड नहीं है, वो आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वो भी आपके प्राइवेट सेक्टर में। और अगर आज की डेट में हम बात करें तो हम अगर टॉप 5 आईटी फर्म्स की बात करते हैं तो आपको उसमें ज्यादा लोग एम्प्लॉयड देखने को मिल जाएंगे। अगर हम टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड देखने को आपको मिल जाएंगे कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। तो इस वजह से ये जो नया चेंज आया इसे हम कहते हैं मिडिल क्लास 2.0। तो ये जो मिडिल क्लास 2.0 है ये बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो ग्रोथ आया है मिडिल क्लास 2.0 में ये सिर्फ कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ही है। तो अपॉर्चुनिटीज है, साथ में चैलेंजेस भी है, जिसे भारत को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है हम इस मिडिल क्लास 2.0 को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और क्या मेजर्स लेने चाहिए, इन सब मुद्दों पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिडिल क्लास 2.0 चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया एंड इट्स वन बिग चैलेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास 1.0 और मिडिल क्लास 2.0, ठीक है। 1.0 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जो मिडिल क्लास है ये आपका रफली 1947 से लेके मान लो जब तक एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, ये जो समय था ये इनिशियल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट था। इसमें जो मिडिल क्लास भारत का तैयार हुआ वो कहां पर एम्प्लॉयड था, वो आपका मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड था। लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। आज आप देखोगे कि जो सरकारी नौकरी है, जो सरकारी नौकरियां या जो सरकारी सेगमेंट है, जैसे आपका रेलवेज हो गया, जैसे आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, जैसे आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स हो गए या आपके आर्म फोर्सेस हो गए, इन सब के कंपेयर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा टॉप 5 आईटी फर्म्स में, वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा प्राइवेट बैंकिंग में। तो ये जो शिफ्ट आया है, ये जो एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट आया है, इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये नया मिडिल क्लास तैयार हुआ है। और इस मिडिल क्लास को हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि अभी मैं आपको नंबर से समझाऊंगा फिर चैलेंजेस क्या है कि किस सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयड है, इसी वजह से चैलेंजेस भी है, ठीक है। अब देखिए ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज। ये चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको नंबर भी बताऊंगा। नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज इन लैक्स, ये आपको जो नीला बॉक्स दिख रहा है या जो पाई चार्ट दिख रहा है, ये आपको रेलवेज दिख रहा है, ये आपको सीपीएससीज, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। 1990-91 के डेकेड में आप देख सकते हो कितना है, 22.19 है सीपीएससीज में। जो 2023-24 में कितने घट का आ गया है, मात्र 8.14 लाख। अब यहां आ जाओ भैया, ये जो आपके टॉप 5 आईटी कंपनीज है, टॉप 5 आईटी कंपनीज की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन कौन से हैं? वी हैव टीसीएस, वी हैव इन्फोसिस, वी हैव विप्रो, वी हैव एचसीएल, वी हैव टेक महिंद्रा, ठीक है। तो मार्च 2020 से और दिसंबर 2024 तक देखिए कि 11 लाख से वो नंबर बढ़कर कहां हो गया है, 15 लाख हो गया है। जहां पर 1991 से लेके 2023-24 तक में सीपीएससीज में जो एम्प्लॉयज हैं उनमें रिडक्शन आया है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि 4 साल के भीतर 11 लाख से 15 लाख पर एम्प्लॉयड लोग पहुंच गए हैं, सिर्फ आपका ये जो टॉप 5 आईटी फर्म्स की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद आते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, इंप्लॉयज इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आपके पब्लिक भी है, पब्लिक यानी कि सरकारी बैंक जो है, और आपके प्राइवेट भी है। तो 1991-2 के अराउंड देख लो कि पब्लिक सेक्टर में 8 लाख से ज्यादा लोग इंप्लॉयड थे,
जो सरकारी बैंक है, प्राइवेट में सिर्फ 60,000 थे। 23-24 तक आते आते कितना हो गया, पब्लिक का जो नंबर है पब्लिक बैंक का वो रिड्यूस हुआ है, 8 लाख से आपका 7,46,000 के अराउंड है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ लेकिन स्टैग्नेंट है, 8 लाख 7 लाख 7 लाख 8 लाख 7 8 7 8 7 ये रेंज चल रही है, डेकेड वाइज की बात हो रही है। प्राइवेट देखो 63, 75, 1, 95, 3, 87, 6, 7, 72, 8,74,000, दैट मीन्स 8,74,049 एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हैं। तो ये चीज दिखाती है कि ये नया भारत, ये भारत का नया मिडिल क्लास है। 1947 से लेके 1991 तक जो सरकार ने मिडिल क्लास प्रिपेयर किया, ये आपका सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड था। ठीक है, मोस्टली आपके जो अर्बन प्रोफेशनल्स थे वही लोग एम्प्लॉयड होते थे, क्योंकि तब बहुत ज्यादा लेवल पर एजुकेशन पेनिट्रेट नहीं हुआ था, उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। इसी वजह से आप देखते होंगे, अगर आप 70s की पिक्चर देखोगे, 70s की डेकेड की, 80s तो नहीं, 60s 70s की डेकेड, इवन चलो 80s भी ले लेते हैं, तो उस टाइम इंजीनियर अगर कोई है तो उसकी वैल्यू क्या ही रहती थी, और आज की डेट में अगर आप इंजीनियर है तो आपकी वैल्यू क्या ही है वो आपको पता है। ये ड्रास्टिक चेंज आप देख रहे हो ना, इस वजह से देख रहे हो क्योंकि एक नया मिडिल क्लास तैयार हो चुका है जो सिर्फ आपका सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है या ये जो न्यूज हम कवर कर रहे हैं, उस पर यही फोकस कर रहे हैं कि ये जो नया मिडिल क्लास है भारत का, मिडिल क्लास 2.0, इसको हमें बेहतर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम बेहतर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो हम इस मिडिल क्लास को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, और इसका अगर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। जैसे 1991 के अराउंड आपका जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में ग्रेट ट्रांजिशन है, मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया। इंडियन रेलवेज की बात करें तो 1990 के अराउंड आपका 16.5 लाख लोग इंप्लॉयड थे, वो घट के 11.9 आ गया 22-23 तक। फिर अगर हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो 22.2 लाख से वो घट के कितना आ गया, 8.1 लाख आ गया है। ठीक है, टॉप 5 अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस की बात करते हैं तो 2004-5 के अराउंड टीसीएस सिर्फ आपका 45,000 के लोग के अराउंड जो है लोगों को एम्प्लॉय किया था, हायर किया था, एंड टीसीएस एंड जो इन्फोसिस है 36,000 के अराउंड। ये नंबर बढ़ के भैया 4 लाख के अराउंड हो गया, इवन 4 लाख से भी ज्यादा हो गया है, एंड 2,42,000 आपका इन्फोसिस हो गया। तो ये आपका नंबर दिखा रहा है, एंड इसमें और बढ़ोतरी आई है कोविड-19 के बाद से, क्योंकि कोविड-19 में क्या आ गया भैया, वर्क फ्रॉम होम आ गया। ठीक है, लोगों को डिजिटल स्किल्स, डिजिटल एक्सपर्टीज की नीड समझ में आई। ठीक है, इस वजह से आप देखोगे कि कई सारे कोर्सेज भी तैयार होने शुरू हो गए। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी हो, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग से, मैंने इंजीनियरिंग करी है सिविल से, तो अगर कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि जिन्होंने कोर्सेज किए एंड दे स्विच देयर करियर टू आईटी सेक्टर। क्यों? क्योंकि एक बूम देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में। ये आपका 1991 से इसके सिलसिला शुरू हुआ, 2021 सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो बूम आया, 2011-12 में और जबरदस्त बूम आया, और इसमें हम बूम देख रहे हैं कोविड-19 के बाद से भी। इसलिए वजह से आप देख रहे हो कि कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर मिडिल क्लास 2.0 है। जैसे मैं आपको नंबर से बता देता हूं कि आपके इंडियन रेलवेज के अराउंड अभी 2023-24 का जो डेटा है, सारे ऑफिशियल डेटाज हैं। ठीक है, 12 लाख के अराउंड जो है इंप्लॉयड है इंडियन रेलवेज में, और आपके जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं वहां पर 14.2 लाख लोग इंप्लॉयड हैं। ठीक है, हमारे जो पर्सनल है, जो आर्म पर्सनल्स हैं। वहीं अगर हम बिग आईटी फर्म्स की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और आपका टेक महिंद्रा, तो इसमें जो नंबर है वो आपका 16 लाख के अराउंड है, 16 लाख के अराउंड है, वो भी आपका सितंबर 2022 में। तो ये दिखाता है कि भारत का एक नया जो मिडिल क्लास है वो राइज हो चुका है। ये आपका आईटी सेक्टर में भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर में भी बताया कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो कि आपका 1991 के अराउंड अगर 9.8 लाख बैंकिंग एम्प्लॉइज थे तो उसमें से 87% कहां पे एम्प्लॉयड थे, सरकारी बैंक में। ये नंबर घट गया है, ये आ गया है 6 लाख पर। ठीक है, अब जो नंबर है वो कितना आ गया, 2023-24 के राउंड अगर हम बात करें तो 8.74 लाख। ठीक है, 8.74 लाख रहा है, जो कि अब 8 का 7.5 लाख हो चुका है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और मैंने आपको यहां पर नंबर भी दिखाया चार्ट के थ्रू कि भाई 8 लाख से शुरू हुई कहानी 7 लाख के राउंड घूम रही है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक की कहानी शुरू हुई 63,000 से, जो कि अब आपका 8,74,000 के राउंड घूम रही है। तो ये आपके कुछ सेगमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम बता रहे हैं, या जो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि एक नया मिडिल क्लास राइज हुआ, लेकिन इसमें इंप्लॉयमेंट चैलेंज भी है।
भाई मिडिल क्लास 2.0 राइज हो गया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने भी आपको डेटा बताया, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट सिर्फ दो ही सेक्टर में देखने को मिल रही है मोस्टली। एक आपका आईटी सेक्टर है, ठीक है, दूसरा आपका बैंकिंग सेक्टर है, और छोटे मोटे सेक्टर भी हैं, लेकिन हम जो चंक है वो इसमें है आपका बैंकिंग सेक्टर, एंड दैट टू ऑफ प्राइवेट। हम इसमें प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हम अगर आईटी सेक्टर की बात करें, तो ये किस में आते हैं, ये आपके सर्विसेज में आते हैं। 1991 से पहले भारत एक एग्रेनियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 में, इकोनॉमी ओपन हुई, हमने डायरेक्टली जंप किया कहां से, एग्रीकल्चर से सर्विसेज सेक्टर तक। बीच में एक और सेगमेंट आता है, क्या होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत जो है वो नया मिडिल क्लास तैयार तो हुआ इन सब सेक्टर्स की वजह से, लेकिन अगर हम बात करें तो हर आदमी कोडर नहीं हो सकता है, ठीक है। हर आदमी को कोडिंग नहीं आती, हर आदमी प्रोग्रामर नहीं हो सकता है। तो ये जो मिडिल क्लास 2.0 है, क्या हम सबको आईटी सेक्टर में फुल फिट इन कर सकते हैं? क्या हम सबको प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में फिट इन कर सकते हैं, पिच इन कर सकते हैं? इनकी भी एक लिमिटेड है, इनकी भी एक लिमिटेशन है। इस वजह से आप देख रहे हो कि आज की डेट में आईटी सेक्टर में भी फायरिंग शुरू हो गई है। इवन टीसीएस और इंफोसिस में भी हम न्यूज पढ़ रहे हैं कि फायरिंग और इस जो इंटरनल असेसमेंट्स है वो सब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ये दिखा रहा है, इस आर्टिकल के कहने का मतलब ये है कि ये मिडिल क्लास 2.0 तो हमने राइज कर लिया है, ठीक है, हमने राइज कर लिया है, लेकिन चैलेंजेस ये है कि हम ज्यादातर कहां पर फोकस करें, सर्विसेज सेक्टर पर। अब मैं आपको डेटा के थ्रू ये चीज और क्लियर करता हूं। ऑफिशियल पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स, ऑफिशियल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 64% जो शेयर है वो आपका एग्रीकल्चर में था 1993-94 के राउंड, जो कि घटा 48.9% पे 2011-12 में, जो कि फर्दर जो है डिक्लाइन हुआ 42.5% में 2018-19 में, एंड ये थोड़ा सा बढ़ा 46.2% पे आया 2023-24 में। अच्छा, ये बढ़ने का रीजन है कोविड-19। आपने देखा होगा कि जैसे सडनली लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आया, आपने देखा था कि लोग पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिए थे। स्पेशली जो बड़ी सिटीज में काम कर रहे थे वो पैदल ही अपने घर चल दिए, एंड ऐसे बहुत से लोग हैं वो वापस शहर आए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना भयानक एक्सपीरियंस किया। उनको लगा कि यार अब मैं यहीं रहूंगा, अपने गांव में रहूंगा, कम कमाऊंगा लेकिन सुकून से रहूंगा। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि ये जो लोग वापस गए गांव में, अब वो कहां एंगेज होंगे, वो एग्रीकल्चर में एंगेज होंगे, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में एंगेज होंगे। तो इस वजह से ये नंबर थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका अगर हम बात करें 64% से 46.2% पर शेयर पे आया है एग्रीकल्चर। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की शेयर की बात करते हैं तो 10.4% था 1993-1994 के राउंड, ये थोड़ा सा बड़ा 12.6% 2011-12 के अराउंड, एंड 2023-24 के अगर अराउंड हम बात करते हैं तो ये मात्र 11.4% है। हम आज बात करते हैं मेक इन इंडिया की, आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आज कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग पे जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट किए थे, हम उस रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। आज भी जो नंबर है वो 10 और 11% के अराउंड ही चल रहा है। तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है, और इसी वजह से ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट चैलेंज आता है कि ये जो मिडिल क्लास 2.0 है ये तो बढ़ रहा है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब सिर्फ सरकारी सेक्टर या गवर्नमेंट के लिए ही लोग डिपेंडेंट नहीं है, प्राइवेट में भी एम्प्लॉयड हो रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में भी कहां एम्प्लॉयड हो रहे हैं, मोस्टली आपका आईटी में जा रहे हैं, दूसरा आपका बैंकिंग में जा रहे हैं। बाकी जो लोग मिडिल क्लास 2.0 तैयार हो रहा है उसे कहां फिट इन करेंगे? तो यदि हम चाइना की बात करें, यहीं पर चाइना डिफर कर जाता है ना। चाइना एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने से क्या होगा कि लोकल इकोनॉमी ग्रो होगी, लोकल इंप्लॉयमेंट ग्रो होगा। जब वो एरिया ग्रो होगा तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट ग्रो होगा, वो डिस्ट्रिक्ट ग्रो होगा तो अल्टीमेटली सिटीज ग्रो होंगी, डिफरेंट सिटीज ग्रो होंगी, तो पूरा राज्य ग्रो होगा। जब वो पूरा राज्य ग्रो होगा तो फिर हम देखेंगे उसका इंपैक्ट हमें नेशनल लेवल पर दिख रहा है। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं साल 2047 में कि हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है, तो क्या वो एक राज्य बनाएंगे, क्या वो 2 राज्य बनाएंगे, या हमारे 10 मेट्रो सिटीज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे।
वो कैसे होगा? वो यूनिफॉर्म होगा, वो डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होगा, तब जाकर जो है आपका जो हम एम्बिशियस टारगेट रखे हैं कि हमें दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, हमें एक्सपोर्ट हब बनना है, हमें अपने रुपये को इंटरनेशनल लेके जाना है, ये सारी चीजें कैसे होंगी? जब हम अपना फोकस, जब हम अपना जो रिजल्ट है, जो हमारा जो रिजल्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग में हम जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे अगर हम जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में आपको एग्रीकल्चर भी देखने को मिल जाएगा, यहां पर भी इंप्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी मिल जाएगी, सर्विसेज में भी देखने को मिल जाएगी। अल्टीमेटली कंपटीशन भी कम रहता है। आज की डेट में हर आदमी आईटी सेक्टर में भाग रहा है, ठीक है, हर आदमी आईटी सेक्टर में भाग रहा है या तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोकल इंप्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी, अल्टीमेटली सबको फायदा होने वाला है, जो कि फिलहाल भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि मिडिल क्लास 2.0 तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन इस मिडिल क्लास 2.0 को हम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम फिट इन कैसे करें? इस अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इस पर काम चल रहा है, जिसके तहत आपका 7.5 मिलियन न्यू वर्कर्स जो वो एनरोल्ड हुए हैं फॉर्मल जॉब्स में, और जो ईपीएफओ सब्सिडी है हायरिंग की, ये भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इस पर फोकस किया जा रहा है कि जो एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं इनको मजबूत किया जा सके। फिर आपको प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको 13 सेक्टर्स, जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स है इसमें 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें क्या है कि आपके इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी जो फंड जा रहा है वो आपका सेमीकंडक्टर में जा रहा है, ठीक है, वो आपका सेमीकंडक्टर में जा रहा है और आपके स्मार्टफोन्स में जा रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि ये सेम जो फंड्स हैं ये और 11 सेक्टर में भी जाने चाहिए। हम सिर्फ कुछ सेक्टर को मजबूत करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, हमें अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज को मजबूत करना है। कल को अगर हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज रहेगी तो हम फिर ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, उन्हें ये टेक्नोलॉजीज ठीक ठाक अमाउंट पर एज अ जेस्चर, ठीक है, एज अ सुपर पावर जो है, हम उनको भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में यूएसए जैसा देश भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो कह रहा है क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, इट्स नॉट अ रियलिटी, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो गई, फिर आपके ईवीज हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज हो गए। हम बात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, कि भाई हमें जो है डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है, वॉर में आत्मनिर्भर बनना है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? पीएलआई स्कीम्स पर अगर हम जो और सेक्टर्स हैं उन पे जो है वो चीजें करेंगे। फिर आपका मनरेगा स्कीम चल रही है सो दैट जो रूरल एरियाज हैं उनको इंप्लॉयमेंट मिलती रहे, उनके पास पैसे रहे। तो ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन जो रिजल्ट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं यार, अभी भी 11% के अराउंड ही जो है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो दिख रहा है। तो इस पे जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इससे और एग्रेसिव करना होगा सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना होगा। आज की डेट में अगर आप बजट देखोगे, अगर आप निर्मला सीतारमण जी का बजट स्पीच सुनोगे, उन्होंने क्या कहा, इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है कि सरकार अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, सरकार के पास और भी स्कीम्स हैं, सोशल स्कीम्स हैं, उन पर भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना है, हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करना है। सो वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2009 से लेकर 2013 तक में जितना था उसके कंपेयर में आधे से भी कम हो गया 2019-2013 से, अगर हम 2019 से लेकर 2023 तक में कंपेयर करें, आपका अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ये सारी चीजें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा, पीपीपी मॉडल। फिर साथ ही साथ हमें एजुकेशन को में अलाइन करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दैट एक्सपर्टीज आ सके, डिजिटल स्किल्स आ सके, जो नई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसके थ्रू चीजों को, उसके थ्रू वो सारी एक्सपर्टीज लोगों को पता चल सके, समझ में आ सके। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, इंटरनेट पेनिट्रेशन से क्या हुआ, नई जॉब्स क्रिएट हुई ना। ये जो एडटेक सेक्टर है जिसमें आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो, ये इंटरनेट की वजह से आया है। जो आज की डेट में आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो, क्रिएटर्स देख रहे हो, ठीक है, जो क्रिएटर्स इतने बड़े हो गए हैं कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो उनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं फॉर प्रमोशन, किस वजह से? इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से। ये नई जॉब्स है, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, बैकएंड में बहुत से लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो इस तरीके से हमें नए नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, नई नई जॉब्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उनके साथ हमें उनको स्किल्स प्रोवाइड करने होंगे, डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, एजुकेशन में वो सारी चीजें लानी होगी, तब जाकर जो है ये मिडिल क्लास 2.0 जो है इसको हम पिच इन कर सकेंगे, फिट इन कर सकेंगे, एंड अल्टीमेटली जो है फिर हमारी जो भारत की इकॉनमी है वो फिर
पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी। एंड फिर जो हमारा टारगेट है साल 2047 में विकसित बनने का, हम अल्टीमेटली उसे टच कर लेंगे, उसे अचीव कर लेंगे, टच नहीं उसे अचीव कर लेंगे। ये टारगेट बिना मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किए, बिना अपनी इंडियन इकोनॉमी को मजबूत किए पूरा होने नहीं वाला है। इसी वजह से ये जो सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इसे और अग्रेसिवली जो है वो रिफॉर्म की तरफ करना होगा। तो ये था पूरा लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।